प्रीवियस लेक्चर जी में सर। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वो ये था कि हम लोगों ने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट करना था। फाइंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल की कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप लोगों ने वो उन पार्टिकल का सिस्टम जो है इस तरह सपोज करना है, कंसिडर करना है, फाइंड आउट करना है कि जब वो आपने वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर लें तो वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो एक रॉड जिसका मास कैपिटल एम है उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तब वो क्योंकि हम लोगों ने खुद कंसिडर करना है तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया हम सपोज कर सकते हैं, किस क्या क्या कंडीशन हम सपोज कर सकते हैं पार्टिकल्स को लेके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेके, कि इन दी एंड हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हम लोगों ने सपोज किया हुआ है वो रॉड जिसका मास कैपिटल एम है उसके इक्विवेलेंट जो है वो बन जाए। तो ये कंडीशन जो है वो कौन सी होनी चाहिए, आप वो जज करने के लिए, पता करने के लिए आपको जो है वो याद होगा हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी दो सिस्टम जो है वो आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब ये थ्योरम में नजर आ रहा होगा, जब ये 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो एक सिस्टम तो क्वेश्चन उसने खुद ही हमें दिया है कि रॉड है जिसका मास क्या है कैपिटल एम। अब दूसरा सिस्टम जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो हम लोगों ने खुद सपोज करना है और वो रॉड जिसका मास कैपिटल एम है उसकी इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। तो वो तब ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जब हमने जो सिस्टम सपोज करना है उसका मास और रॉड का मास यानी कि दोनों सिस्टम के मासेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने सिस्टम सपोज करना है उसका सेंट्राइड और जो सिस्टम हमें रॉड दिया गया है उन दोनों का सेंट्राइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके अलावा सेंट्राइड वाले पॉइंट के ऊपर ही दोनों सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस और एंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में वो भी इक्वल ही होने चाहिए। तभी हमारा जो सिस्टम होगा दूसरा जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा दूसरे सिस्टम के जो कि रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की ही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, अगर आपको समझ आएगी यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, अगर आपसे ये कहा जाए कि लेट फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है जो क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j, और दूसरा एक वेक्टर है v2 जो क्या है जिसकी वैल्यू क्या है 3i प्लस mj। और आपसे कहा जाए ये यहाँ पे जो m लिखा हुआ है ये m, फाइंड m सच दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में वो नजर आ रहा है आप लोगों को ब्लू कलर में? जी तो 2 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, एक वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर है v2। दूसरे वेक्टर में स्मॉल m जो है वो कंपोनेंट में इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर आपसे कहा जाए m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करें सच दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो m की मीन्स कि m की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में आप लोगों ने कंडीशन ये पढ़ी हुई है कि 2 वेक्टर्स पर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपस में, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 की इक्वल आती है। कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस उनके दरमियान एंगल 90 का तब होगा जब उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में cos इन्वॉल्व होता है और cos 90 क्योंकि 0 के इक्वल होता है। तो अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो 2 वेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि m की वैल्यू इस सिचुएशन में फाइंड आउट करनी है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हों। तो इस सिचुएशन में फाइंड आउट करने के लिए m की वैल्यू हम जो है परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है हम वो यूज करते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर केस में, तो डॉट प्रोडक्ट को ये जो दो वेक्टर्स में गिवन दिए गए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखेंगे हम, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर के केस में m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट जो है उसको 0 के इक्वल खुद ही रखेंगे, जो कंडीशन की ही है उसको यूज करेंगे। और दोनों वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 3m इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m की आपको वैल्यू मिलेगी m इज इक्वल टू -2। तो जो कंडीशन उसने कहा गया है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मैं उसी कंडीशन यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन जो है वो उसको यूज किया है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन जो है कब होती है दो वेक्टर्स के दरमियान, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है उसको हमने यूज किया है, यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन को ही हम लोगों ने यूज किया है। और उसको यूज करते हैं जो m इन्वॉल्व हो रहा था दूसरे वेक्टर में उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली, वो क्या थी, -2। सेम इसी कंसेप्ट को, इसी सेंस को हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे अपने ही क्वेश्चन में जो कि हम लोग कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है
हमें एक रॉड दी गई है जिसका मास क्या है कैपिटल एम है, और कहा गया कि आप सिस्टम दूसरा फाइंड आउट करो पार्टिकल का जिस जो कि इक्विमोमेंटल है रॉड के। तो हमें पता है रॉड के इक्विमोमेंटल होने के लिए कौन सी कंडीशन, जैसे परपेंडिकुलर के होने के लिए की कंडीशन क्या थी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल रख के वो वाली कंडीशन यूज की थी हम लोगों ने एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वैसे ही अगर आप से कहा जाए कि दोनों दूसरा सिस्टम ऐसा फाइंड आउट करो जो कि इक्विमोमेंटल होना चाहिए रॉड के, तो इक्विमोमेंटल की कंडीशन जो है वो ये तीन वाली कंडीशन है कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जो है सिस्टम आपका जो है वो रॉड के इक्विमोमेंटल होगा। तो हम इन तीनों कंडीशन को यूज करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर केस में डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल रखी वो वाली कंडीशन यूज की थी और एम की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसी तरह अगर आपसे कहा गया कि इक्विमोमेंटल सिस्टम फाइंड आउट करें, तो इक्विमोमेंटल सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए इक्विमोमेंटल सिस्टम की जो तीन कंडीशंस होती हैं जो कि ये थ्योरम हमें बता रहा है, हम उनको चेक करेंगे कि उनको यूज करेंगे, इनको यूज करते हम जो है वो फिर वो सिस्टम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि रॉड के इक्विमोमेंटल होगा। तो इन तीनों को हम लोगों ने यूज करना है, और आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन तीनों को यूज भी किया था। यूज किस तरह किया था कि जब हमने सिस्टम में 3 पार्टिकल्स सपोज किए थे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे। तो सपोजिशन किस तरह की थी, एक तो हम लोगों ने जब सिस्टम में 3 पार्टिकल सपोज किए थे उनके जो मासेस हम लोगों ने कंसिडर किए थे, एक का मास पार्टिकल का मास स्मॉल एम था, दूसरे पार्टिकल का मास कैपिटल एम माइनस 2m था, और कैपिटल एम क्या है, ये रॉड का मास जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है, और तीसरे पार्टिकल का मास क्या था, वो अगेन क्या था, स्मॉल एम था। तो ये तीनों पार्टिकल के जो क्या मिलके बना देंगे हम हमारे लिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना देंगे, और तीनों पार्टिकल के मासेस का सम जो है वो क्या है, वो कैपिटल एम ही बन रहा है। लास्ट लेक्चर में चेक किया था वो क्या बन जाएगा, फिर रॉड के मास के इक्वल बन जाएगा। तो एक तो कंडीशन जो थ्योरम में बताई हुई है कि दोनों सिस्टम के मासेस आपस में इक्वल होने चाहिए, वो भी हम लोगों ने यूज कर लिया है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने इस तरह कंसिडर कर लिया है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास और जो गिवन सिस्टम जो कि रॉड है उसका मास क्या है, आपस में इक्वल है। तो एक कंडीशन ये वाली यूज कर ली, और दूसरी कंडीशन थ्योरम की ये यूज करनी थी इक्विमोमेंटल सिस्टम के केस में कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड जो है वो भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो फिर क्या किया, नेक्स्ट जो 3 पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे इनकी लोकेशन जो है इनको इस तरह लोकेट किया हम लोगों ने कि लोकेट करने के बाद जब हम लोगों ने इन तीनों सिस्टम की पार्टिकल के का सेंट्रॉइड जो फाइंड आउट किया, तो वो सेंट्रॉइड वही बन रहा था जो रॉड का सेंट्रॉइड बन रहा था। एक पार्टिकल जो है रॉड के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे रख दिया या कंसिडर कर लिया जिसका मास क्या स्मॉल एम है। दूसरा पार्टिकल जो है रॉड की राइट हैंड साइड के एंड वाले पॉइंट पे जो है वो कंसिडर कर लिया, उसका मास भी क्या है, स्मॉल एम है। और जो तीसरा पार्टिकल है उसको रॉड के बिल्कुल सेंटर में जो है वो कंसिडर कर लिया, एट पॉइंट ओ वहाँ पे कंसिडर कर लिया, और उसका मास क्या है, कैपिटल एम माइनस 2m। अब 3 पार्टिकल को देखें, 2 पार्टिकल्स जिनके मासेस क्या हैं आपस में इक्वल हैं और बिल्कुल क्या है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पड़े हुए हैं, और जो तीसरा पार्टिकल है जिसका मास जो है बाकी दोनों पार्टिकल से डिफरेंट था उसको हमने दरमियान में रख दिया है। तब इस सिचुएशन में देखें कि जब आपके पास किसी रॉड के एंड वाले पॉइंट्स के ऊपर सेम ही मासेस के पार्टिकल्स पड़े हुए हों, और दरमियान में आप जितने मर्जी मास का जो है वो पार्टिकल रख देंगे, चाहे एम माइनस 2m का रखें या कोई और मास का पार्टिकल रखें, तो क्योंकि साइड वाले पार्टिकल्स क्योंकि इक्वल मासेस के हैं, तो दरमियान में जितने मर्जी मास का हम पार्टिकल रखेंगे, दोनों साइड की होंगी रॉड की जो है वो या मासेस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। और बैलेंस होने के बाद जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, तीनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लोकलाइज इस तरह किया हुआ है कि तीनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंट्राइड और जो डाटा में गिवन दी गई जिसका मास कैपिटल एम है उसका सेंट्राइड दोनों क्या बन रहे हैं, वो भी सेम बन रहे हैं। तो जो थ्योरम की जो सेकंड कंडीशन है ये इक्विमोमेंटल सिस्टम होने के लिए जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड भी सेम होने चाहिए, वो भी हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब तीसरी कंडीशन ये रह गई थी कि सेंट्राइड के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोनों सिस्टम का, वो भी क्या होना चाहिए, आपस में सेम या इक्वल ही होना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंट्राइड पे जो है ना वो एक एक्सिस या लाइन जो है वो कंसिडर कर लेंगे। वो कौन सी कंसिडर की थी, यहाँ पे मैं लिखा नजर आ रहा होगा, लेट स्मॉल एल बी दी लाइन। उस लाइन को हम लोगों ने वाई एक्सिस का नाम दे दिया है। वाई एक्सिस का नाम इसलिए दिया ताकि वो मैं समझाते हैं मुझे आसानी हो। तो लेट स्मॉल एल बी दी लाइन, वो लाइन क्या एक्चुअली वाई एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस है थ्रू पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ कौन सा है, वो पॉइंट ओ जो है वो दोनों सिस्टम का सेंट्राइड ही है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। अब एक एक्सिस कंसिडर कर लिया है दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से, या जो कि वाई एक्सिस है, और वो क्या रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर भी है। अब
इक्विमेंटल सिस्टम होने के लिए जो तीसरी कंडीशन थी कि सेंट्रॉइड में से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो है वो दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। वो तीसरी कंडीशन जो है उसको हम यूज़ करेंगे कि दोनों सिस्टम के इस एक्सिस के अबाउट या जो वाई एक्सिस है या स्मॉल एन लाइन है, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका फिर यूज़ करेंगे, दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन या एक्सिस के अबाउट जो है फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में इक्वल सेट कर देंगे, क्योंकि यही इक्विमोमेंटल सिस्टम की कंडीशन है कि अगर दो सिस्टम अगर एक आपस में इक्विमोमेंटल हैं तो वो वो तब ही होंगे जब उनके सेंट्रॉइड में से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सेंट्रॉइड में एक्सिस पास किया हुआ है और ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है, फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे इसको। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है। अब अगर अपने प्रीवियस राड के क्वेश्चन वाले टॉपिक को ही देखें जहाँ पे हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड किया था, तो इन तीनों एक्सिस को लेके ये जो तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, ये स्मॉल एल जो है वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, तो इन तीनों एक्सिस को लेके अगर आप जो है वो प्रोडक्ट इनर्शिया निकालोगे तो प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो आपके राड की सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जीरो ही आएंगे। क्यों जीरो आएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई ऑफ एक्स वाई फाइंड करते हो तो वाई की वैल्यू जीरो है, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तभी प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो आ जाएगा। अगर आप आई ऑफ एक्स जी फाइंड करोगे तब भी जी की वैल्यू जीरो है राड के केस में या सिस्टम पार्टिकल के केस में, तभी प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो आ जाएगा। अगर आप आई ऑफ वाई जी फाइंड करते हो तो वाई भी जीरो है और जी भी जीरो है, तभी आपका प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो आ जाएगा। जो तीन एक्सिस ड्रा किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपका एक्स भी प्रिंसिपल एक्सिस है, वाई भी प्रिंसिपल एक्सिस है, जी भी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो और इक्विमेंटल सिस्टम की क्या कंडीशन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक एक्सिस कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वाई एक्सिस जब कंसिडर किया हुआ है जो राड के सेंट्रॉइड में से ही पास कर रहा है, और थ्योरम इक्विमेंटल थ्योरम की कंडीशन भी यही है कि सेंट्रॉइड में से पास करने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया या प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये एक्स वाई जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हैं और वाई एक्सिस एक्स वाई जी एक्सिस तीनों सेंट्रॉइड में से पास कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक एक्सिस एक वक्त में हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, और वाई एक्सिस के अबाउट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और सेंट्रॉइड में से ही पास कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट दोनों सिस्टम के मूवमेंट इनर्शिया जो हम इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, अब इवेल्यूएट दोनों सिस्टम के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया कैसे इवेल्यूएट करेंगे? सबसे पहले हम जो है वो किसका मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो रॉड का मूवमेंट इनर्शिया इवेल्यूएट करेंगे। देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड अबाउट वाई एक्सिस या फिर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द रॉड। ठीक है, तो वो क्या होगा, आप लोगों को याद हो हमने ये प्रीवियस जब हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया से क्वेश्चन किए थे तो यूनिवर्सिटी में, तो स्टार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने रॉड के केसेस ही किए थे, और रॉड के केस में रॉड के सेंट्रॉइड में से या सेंटर में से पास करने वाले एक्सिस के रॉड का मूवमेंट इनर्शिया हम लोग इवेल्यूएट कर चुके हैं क्वेश्चंस। अगर आपको पिछले याद हो, मैं आपको एक बार जो है वो वैसे ही यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने इसका मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से क्या निकाला था। तो रॉड के केस में जब आपका एक्सिस जो है वो रॉड के सेंटर में से पास कर रहा हो, या आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे रॉड कौन सी लेंथ की ली हुई है? रॉड हमने यहाँ पे 2a लेंथ की ली है, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें भी रॉड 2a लेंथ की है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। रॉड की लेंथ जो है वो क्या है, 2a, ये वाला पॉइंट माइनस ए, ये वाला पॉइंट प्लस ए है। और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया अगर वैल्यूड करना हो तो यहाँ पे वैल्यूड किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या आता है, वो आएगा ये मास, रॉड का मास, और ए का स्क्वायर। ए क्या है, रॉड की लेंथ क्या है, रॉड की लेंथ 2a है, इसका मतलब ए क्या है, फिर ए क्या होगा, रॉड की लेंथ का हाफ होगा। तो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर क्या आया है, जब एक्सिस आपका रॉड के सेंट्रॉइड में से पास कर रहा हो, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगा, मास इनटू हाफ ऑफ लेंथ का स्क्वायर ओवर 3। या फिर अगर रॉड की लेंथ 2a है तो आंसर क्या आएगा, मास इंटू ए स्केयर ओवर 3। तो ये है रॉड का मूवमेंट इनर्शिया का आंसर। वाई एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे एक्सिस के अबाउट जो रॉड के सेंट्रॉइड में से पास कर रहा हो और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर भी हो, यही जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमने हमारी सेम वैसी रॉड जो है वो इन्वॉल्व हो रही है हमारे क्वेश्चन में। इस रॉड का मास लेंथ भी हम लोगों ने जो है वो 2a कंसिडर की हुई है, और एक्सिस जो कि हम जिस एक्सिस के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी वाई एक्सिस है, या रॉड के सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू, ये लिखा हुआ है, मास इनटू हाफ ऑफ लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3।
या फिर अगर राड की लेंथ क्या है 2a है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर राड का इस एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, वो आएगा राड का मास इंटू ए स्केयर डिवाइडेड बाई 3। तो ये थ्योरम को देख के या जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया राड का फाइंड आउट किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिवर्सिटी में, वहां से देख के आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये आ गया। अब ये तो था एक सिस्टम का या राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब हम लोग लिखना ये जो सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसीडर किए हुए थे, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल जो है पॉइंट ए पे है, एक पार्टिकल पॉइंट ओ पे है और एक पार्टिकल पॉइंट बी पे है। तो इन तीनों पार्टिकल्स का हम लोगों ने वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखना है, पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का मतलब ये है कि सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके उनको आपस में एड अप कर देना है। जब सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करके आपस में एड अप करोगे तो आपको पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम दूसरे सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो पोजीशन ए पे पार्टिकल है जिसका मास किया है स्मॉल m है और उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो क्या है -a है। ठीक है। आप प्लस ए भी ले सकते हैं अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो स्केयर क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ए लेने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप डिस्टेंस को प्लस ए भी ले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट क्या करेंगे, सिस्टम पार्टिकल केस में जो ए पोजीशन पे जो पार्टिकल है जिसका मास जो है वो स्मॉल m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो एक्सिस है ये वाला एक्सिस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या आ रहा है -a है। तो वो क्या बन जाएगा, जो पार्टिकल पॉइंट ए पे लाई कर रहा है, कैपिटल ए पॉइंट पे जो लाई कर रहा है पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये बन जाएगा जो आपको बॉक्स में लिखा नजर आ रहा है, पार्टिकल का मास इंटू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन जाएगा पहले पार्टिकल यहाँ जो पॉइंट ए पे जो पार्टिकल लाई कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड पार्टिकल जिसका मास क्या है कैपिटल M - 2m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे अबाउट दिस एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस से जो पार्टिकल जिसका मास कैपिटल M - 2m है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। जो पार्टिकल दूसरा पार्टिकल जिसका मास कैपिटल M - 2m है वो पॉइंट O पे लाई रखा हुआ है हम लोगों ने या कंसिडर किया हुआ है पॉइंट O पे, और पॉइंट O क्या है वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस सेकंड पार्टिकल का जिसका मास जो है वो कैपिटल M - 2m है, इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, वो 0 बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट वो 0 बन जाएगा। मींस कैपिटल M - 2m मास है सेकंड पार्टिकल का इनटू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसका स्केयर लिखेंगे 0 का। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो पॉइंट बी पे लाई कर रहा है, उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से ए है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के उनको आपस में एडअप कर देंगे। तो ओवरऑल क्या करेंगे, तीनों ही पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में एडअप करेंगे, फाइंड आउट करके आपस में एडअप करेंगे तो आपको पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। और सम अप करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे मिलेगा m² प्लस m², ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा m2ma²। तो पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल का या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या मिला है 1/3 कैपिटल M A², और दूसरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस या उसी एक्सिस के अबाउट जो क्या मिला है 2 स्मॉल m A²। अब हमने कंडीशन लगानी है कि हम दूसरा सिस्टम इस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं कि दूसरा सिस्टम जो है वो पहले सिस्टम या रॉड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो रॉड के इक्विवेलेंट होने की क्या कंडीशन है कि दोनों सिस्टम का प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो रॉड के सेंट्रॉइड में से पास कर रहा हो उस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। याद रखें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं, हम इक्विवेलेंट की कंडीशंस को यूज करते हुए दूसरा सिस्टम जो हम लोगों ने सपोज किया है उसको इक्विवेलेंट जो है बना रहे हैं। एक कंडीशन हमने यूज कर ली है कि दोनों सिस्टम के मासेस क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। सिर्फ मासेस इक्वल होने से दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते। एक और कंडीशन, उसके साथ साथ 2 कंडीशन और हैं जो सही होनी चाहिए। एक कंडीशन तो दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के सेंट्रॉइड भी सेम होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि सेंट्रॉइड में से पास करने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के बाद दोनों सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन तो हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा ली हैं या कंसिडर कर ली हैं। तो तीसरी कंडीशन है
कि दोनों सिस्टम का प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर में से पास कर रहा हो, दोनों सिस्टम का उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपस में सेम होना चाहिए। तो हम इस तीसरी कंडीशन को भी यूज़ करेंगे कि दोनों सिस्टम का वाई एक्सिस के अबाउट या ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर में से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस भी है, उस एक्सिस के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया वैल्यूड करेंगे। एक एक्सिस के अबाउट एक सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आया है 1/3 कैपिटल एम ए स्क्वायर, और दूसरे सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आया है 2 स्मॉल एम ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन दोनों सिस्टम को दोनों मूवमेंट इनर्शिया के आंसर को आपस में इक्वल सेट कर देंगे इफ बोथ सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। या देखिए देखिए इफ लिखा हुआ है, सिंस नहीं लिखा हुआ। सिंस अगर तब लिखते हैं जब आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया हो कि दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं। हम चेक कर रहे हैं कि दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट कब बनेंगे, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब भी दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट बनती हैं। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, मासेस भी आपस में इक्वल हैं, सेंटर भी आपस में इक्वल हैं। बस हम लोगों ने उनके मूवमेंट इनर्शियाज को आपस में इक्वल बनाना है। तो उन मूवमेंट इनर्शिया को मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल कब बनते हैं, वो वाली कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। वो वाली कंडीशन हमें फाइंड आउट पता चल गई, तो वो वाली कंडीशन लगाने के बाद जो है वो हमारे जो दो सिस्टम उन्होंने कंसिडर किए हैं उनके मूवमेंट इनर्शियाज भी आपस में इक्वल बन जाएंगे। तो फिर बाय थ्योरम जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको यूज करते हुए हमने जो दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया है वो राड के इक्विवेलेंट जो है बन जाएगा। तो दोनों सिस्टम का भी इक्विवेलेंट, अगर दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं तो दोनों सिस्टम का उस सेम एक्सिस के अबाउट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर में से पास कर रहा हो उस सेम एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होने चाहिए। तो नेक्स्ट करेंगे, पहले सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो जिसको I1 का नाम दिया, दूसरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I2 का नाम दिया, उनको आपस में इक्वल सेट करेंगे। इक्वल सेट करेंगे तो उनके जो आंसर आए हैं वो आपस में इक्वल आएंगे। 1/3 कैपिटल एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 स्मॉल एम ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप स्मॉल एम की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल एम की वैल्यू आएगी कैपिटल एम ओवर 6। इसका मतलब क्या है कि I1 इज इक्वल टू I2 कब होगा, यानी कि दोनों सिस्टम के मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल कब होंगे, तब होंगे जब स्मॉल एम है उसकी वैल्यू क्या होगी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 6। और कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम रॉड का मास है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, तो यह समय ये पता चला कि अगर हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किए हुए हैं, एक का मास स्मॉल एम था, दूसरे का मास कैपिटल M-2m था, और तीसरे का मास भी स्मॉल एम था। अगर ये जो मासेस हैं ये वाले हम लोगों ने जो कंसिडर किए हुए हैं पार्टिकल्स के जो कि स्मॉल एम जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अगर इन मासेस को की वैल्यू हम जो है वो कैपिटल M/6 ले लें, ये वाली वैल्यू ले लें कैपिटल स्मॉल एम की जगह, जो मास हम लोगों ने खुद से सपोज किया था उस स्मॉल एम की जगह हम उस मास की वैल्यू जो है कैपिटल M/6 से लें। कैपिटल M/6 कैसे लेंगे, जो भी रॉड आपको मास m की गिवन दी गई है उसके मास को 6 से डिवाइड करके उतना मास जो है हम यहाँ पे ले लें। फॉर एग्जांपल आपको रॉड दी गई है जिसका मास क्या है 24 kg है। ठीक है, तो आप क्या करें 24 kg जो कि रॉड का मास है उसको 6 से डिवाइड करें, आपको आंसर क्या मिलेगा 4 kg। ठीक, यहाँ पे ये होगा अगर आपकी रॉड का मास 24 kg है तो आप 4 kg का मास जो है वो एक यहाँ पे रख लें इस एम की जगह, और इस एम की जगह भी 4 kg का मास रख लें, और ये दरमियान में 24 kg माइनस 2 इंटू 4 kg 24 माइनस 8 ये क्या बन जाएगा 16 kg। दरमियान में यहाँ पे आप 4 kg यहाँ पे रखें, 4 kg यहाँ पे रखें, 4 kg यहाँ पे रखें, और दरमियान में जो है वो बिल्कुल ओ पॉइंट पे 16 kg मास रखें। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना है, 3 पार्टिकल जिनमें 2 पार्टिकल का मास जो है 4 kg है, एक पार्टिकल का मास जो है 16 kg है, और वो इस रॉड जिसका मास जो है 24 kg है उसके इक्विवेलेंट होगा। कैसे इक्विवेलेंट होगा, तीनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मासेस को ऐड करके देख लो, 4 + 16 + 4 ये क्या बन जाएगा, ये 24 kg बन जाएगा। तो दोनों सिस्टम के मासेस भी आपस में इक्वल हैं। उसके अलावा ये जो सिस्टम यहाँ पे मैंने पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है, एक पार्टिकल 4 kg का है, एक 4 kg का है, और यहाँ पे 16 kg का है। इनका सेंटर देखो तो इनका सेंट्राइड भी क्या बन रहा है, वही पॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है जो कि 24 kg रॉड का बन रहा है सेंट्राइड। और उसके अलावा इन दोनों सिस्टम का अगर आप मूवमेंट इनर्शिया निकालोगे, अगर आप तो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर इस तरह निकालोगे, रॉड का फर्ज करें मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1/3 24 मास की जगह क्या आ जाएगा 24 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा आपके पास
6 ए स्केयर। तो ये बन जाएगा राड का मोमेंट नशिया। अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट नशिया कर लें, कौन कौन सिस्टम पार्टिकल, एक का मास 4 kg है, एक का मास 16 kg है और एक का मास क्या है 4 kg है। अगर इनका इसको फॉलो करते मोमेंट नशिया निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ मैं। तो 4 kg जो है वो यहाँ पे 4 kg जो मास है उसका परपेंडिकुलर, या कलर चेंज करता हूँ ताकि पता चल जाए। जो 4 kg वाला मास है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। ये 4 kg वाले मास का मोमेंट इनर्शिया है, प्लस जो दरमियान में 16 kg वाला मास है उसका मोमेंट इनर्शिया है, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन गलती की है, यहाँ पे 8 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा पार्टिकल है उसका मोमेंट इनर्शिया जो है वो वाई एक्सिस के बॉन्ड करेंगे तो उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। ओवरऑल इन तीनों सिस्टम पार्टिकल मोमेंट इनर्शिया को आपस में ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 8 ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने मास की वैल्यू जो है फाइंड आउट इस तरह फाइंड आउट की हुई है, कैपिटल एम ओवर 6, या इन पर्टिकुलर मैंने कैपिटल एम 24 लिया था तो 24/6 इस तरह फाइंड आउट कर लिया हमारे मास की वैल्यू। कि अब क्या होगा, इक्विमेंटल सिस्टम की जो तीसरी कंडीशन है कि दोनों सिस्टम के मोमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल होने चाहिए, वो भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी। देख लें पर्टिकुलरली मैंने चेक कर लिया है कि पर्टिकुलरली भी क्या आ रहा है, दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल ही आ रहे हैं। पर्टिकुलर मैंने मासेस लिए हैं, राड का मास 24 kg लिया है और 24 kg को यूज करते हुए जो पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे जिनका मास स्मॉल m था, उनकी वैल्यू यहाँ से निकाल के वो भी 4 kg कंसिडर की हुई है। तो वो कंसिडर करने के बाद हम लोगों ने चेक कर लिया कि इन पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया है 24 kg की राड के केस में, वो क्या बन गया है, उस दोनों आपस में क्या बन गया, दोनों सिस्टम आपस में इक्विमोमेंटल बन गया। दोनों सिस्टम के सेंट्रोइड भी सेम बन रहे हैं, मासेस भी सेम बन रहे हैं और सेंट्रोइड में से पास करने वाले एक्सिस के बाद दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है वो भी आपस में इक्वल है। यहाँ पे भी 8 ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी 8 ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर चेक कर लिया, दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों ने जनरल प्रूव किया है कि आप लोगों के पास कोई भी रॉड जो है जिसका मास कैपिटल एम हो गिवन दी गई हो और आप लोग जो है वो इस सिचुएशन में इस तरह के 3 पार्टिकल कंसिडर करें कि एक का मास जो है, दो का मास जो है स्मॉल एम हो और एक का तीसरे का मास जो है वो कैपिटल एम माइनस 2m हो, और उनको इन पोजीशन पे जो है वो कंसिडर करें जिन पोजीशन में यहाँ पे फिगर पे कंसिडर किए हुए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने राड की जो इक्विपमेंट की कंडीशन है उनको यूज करें तो हमें पता चला कि जो स्मॉल एम है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल एम ओवर 6 होना चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए, हमारी मर्जी का नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी आप यहाँ पे एम रख लें। यहाँ पे फोड़ कर मैंने 8 kg रख लें यहाँ पे, और यहाँ पे 8 kg रख लें, और यहाँ पे जो है वो 16 kg रख लें जैसे पहले लिखा हुआ था, और राड जो है आपकी 24 kg की हो, तो फिर ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम के जो है वो क्या आ रहे हैं, मासेस जो है वो आपस में इक्वल नहीं बन रहे। और बिल फर्ज अगर आप क्या करते हो, मासेस इक्वल बना भी देते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, यहाँ पे 2 kg ले लेते हो, यहाँ पे 2 kg ले लेते हो और यहाँ पे 20 kg ले लेते हो दरमियान में, और राड का मास क्या है वो 24 kg है। तो अब आप देखोगे दोनों सिस्टम के मासेस तो आपस में इक्वल बन रहे हैं, सेंट्राइड भी आपस में इक्वल बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल नहीं आएंगे। यहाँ पे इस पार्टिकल का मूवमेंट इनर्शिया क्या आएगा 2a स्क्वायर, और इसका मूवमेंट इनर्शिया क्या आएगा 2a स्क्वायर, और इसका मूवमेंट इनर्शिया जो है वो 0 आएगा। तो ओवरऑल आपका मूवमेंट इनर्शिया का आंसर क्या आएगा 4a स्क्वायर। लेकिन जो राड जो कि 24 kg है उसका मूवमेंट इनर्शिया आप यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे तो वो आएगा 8a स्क्वायर। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, कि हम लोग सिर्फ इक्विपमेंटल सिस्टम की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि मासेस भी आपस में सेम है और सेंट्रोइड भी आपस में सेम है। मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल नहीं हो रहे, इसलिए दोनों सिस्टम आपस में इक्विपमेंटल नहीं है। तो मूवमेंट इनर्शियाज कब आपस में इक्वल होंगे ये चेक करने के लिए कि हम लोग ने क्या किया, उन दोनों सिस्टम की मूवमेंट इनर्शिया को आपस में इक्वल सेट किया। इक्वल सेट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो मास आप लोगों ने कंसिडर करना है स्मॉल एम, यहाँ पे कंसिडर करना है, यहाँ पे कंसिडर करना है, वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल एम ओवर 6 होना चाहिए। यानी कि वो स्मॉल एम उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो राड के मास को 6 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो वाली वैल्यू स्मॉल एम की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जनरल प्रूफ कर लिया है कि जो भी राड आपको दी गई होगी, जो भी मास आपको राड का दिया गया होगा, अगर हम उस राड के मास को 6 से डिवाइड करके वो वाला मास एक यहाँ पे रख लें, वही मास एक जो है वो यहाँ पे रख लें, और उसके बाद
कैपिटल M माइनस 2m, रॉड के मास में से 2m माइनस करने के बाद जो मास बनता है वो वाला मास हम जो है वो यहाँ पे रख लें, तब ये जो आपके पास सिस्टम 3 पार्टिकल्स बनेगा, तब भी ये क्या होगा, वो उन दोनों सिस्टम का मास जो है वो आपस में इक्वल भी होंगे, मासेस उनके स्टैंडर्ड भी आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, और सेंटर में से पास करने वाली लाइन के बाद दोनों सिस्टम की मूवमेंट रेशियो भी आपस में इक्वल बन जाएंगे। तो बाय थ्योरम जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला, कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो दो सिस्टम के केस में, कि अगर आपके पास दो सिस्टम ऐसे हैं जिनके केस में सेंट्राइड मासेस भी सेम बन रहे हैं, सेंट्राइड भी सेम बन रहे हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस में से प्रिंसिपल सेंटर में से जो पास करने वाले प्रिंसिपल एक्सिस है उनके बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट रेशियो भी आपस में इक्वल बन रहा है, देन दोनों सिस्टम क्या होते हैं, आपस में इक्विमेंटल हैं बाय थ्योरम। ये थ्योरम लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड पे, क्योंकि इक्विमेंटल सिस्टम की तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पे। Hence if we take, यहाँ पे 2 पार्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 आएगा, अच्छा सही है। Hence if we take 2 particles each having mass कैपिटल M over 6, क्योंकि 2 पार्टिकल का मास स्मॉल m कंसिडर किया हुआ था, तो वो उसकी वैल्यू क्या बन रही है, कैपिटल M over 6। तो अगर हम 2 पार्टिकल ऐसे कंसिडर कर लें जिनका मास जो है वो कैपिटल M over 6 हो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, 2 पार्टिकल हम लोगों ने जो कंसिडर किए हैं, अगर 2 पार्टिकल्स हम यहाँ पे कंसिडर करें, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, यानी कि रॉड के एंड वाले पॉइंट्स पे, हेंस इफ वी टेक 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास कैपिटल M over 6 एट द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड एंड a particle या थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 2/3m। अब 2/3m कहाँ से आया है, आप देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल M over 6, तो कैपिटल M माइनस 2m किसका मास है, इस पार्टिकल का मास है, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, ये जो दूसरा मास है इसका मास है, ये वाला कैपिटल M माइनस 2m, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कैपिटल M माइनस 2 और साथ में क्या स्मॉल m, और स्मॉल m की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल M over 6, तो ये कैपिटल M over 6 हम यहाँ पे यूज करेंगे स्मॉल m की वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल M over 6 ये आएगी। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2/3 और कैपिटल M, ठीक है। तो जो 2 पार्टिकल जिनका मास स्मॉल m है कंसिडर किया था, उसकी वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है कैपिटल M over 6, और जो दरमियाने पार्टिकल कंसिडर किया था कैपिटल M माइनस 2m, उसकी वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है 2/3m। इसको सॉल्व करके निकाली हमें वाली, तो ये इक्वल ही है। अब यहाँ पे कह रहा है अगर हम जो है वो 2 पार्टिकल्स कैपिटल M/6 मासेस के रॉड के एंड पॉइंट पे ले लें, और तीसरा पार्टिकल जिसका मास ये वाला 2m/3 है, ये वाला हम जो है वो रॉड के सेंटर पे ले लें, तो ये जो आपके पास जो सिस्टम 3 पार्टिकल बनेगा, ये इक्विमेंटल सिस्टम की तीनों कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाय थ्योरम आपका जो सिस्टम 3 पार्टिकल है वो क्या बन जाएगा, इक्विमेंटल बन जाएगा रॉड के जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि मासेस ये कैपिटल M जो हम लोगों ने खुद से सपोज किए थे, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए कि जिस वैल्यू के ऊपर ये जो पार्टिकल्स हैं रॉड के इक्विमेंटल बन जाएं, तो हम लोगों ने इक्विमेंटल सिस्टम की कंडीशन को यूज करते हुए फाइंड आउट किया कि जो पार्टिकल स्मॉल m हम लोगों ने कंसीडर किया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैपिटल M over 6 होनी चाहिए, और कैपिटल M क्या है, रॉड का मास है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैपिटल M over 6 होनी चाहिए। और दरमियान में पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर किया है, इसकी वैल्यू जो है कैपिटल M माइनस 2m मीन्स के 2/3m जो है वो 2/3 कैपिटल M ये होनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यूज होंगी तीनों पार्टिकल्स की, 2 पार्टिकल की कैपिटल M और 6 वैल्यू होनी चाहिए, और दरमियान वाले पार्टिकल की वैल्यू 2/3 कैपिटल M होनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यूज होंगी तभी आपका रॉड जिसका मास कैपिटल M है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इन 3 पार्टिकल के जो यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं उनकी इक्विमेंटल बन जाएगा। और ये बाय थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए बाय थ्योरम हमने जो सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है वो क्या बन जाएगा, रॉड के इक्विमेंटल बन जाएगा वो वाला। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम के मूवमेंट रेशियोज आप हम हमेशा आपस में इक्वली आएंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट। अब चाहे आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल के देख लो, या जी एक्सिस के अबाउट निकाल के देख लो, या किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये जनरली प्रूव कर दिया हम लोगों ने।